दोस्तों नमस्कार। पेटीएम क्राइसिस को लेकर के हमारे देश में अभी काफ़ी तेज़ चर्चा हो गया है। हर जगह पर इसका चर्चा हो रहा है। उसका वजह ये है कि हिंदुस्तान के अंदर भारतीयों के जो आम जीवन है, जो डेली का जीवन है, उस जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुका है पेटीएम। चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो, सब्ज़ी खरीदने जाएँ, दूध लेने जाएँ, कुछ भी करने जाएं, आपको वहाँ पर पेटीएम का स्कैनर बहुत ही आसानी से देखने को मिल जाएगा और लोग इससे बहुत आसानी से पेमेंट भी कर पाते हैं और इसीलिए शायद इतना ज़्यादा लोकप्रियता हासिल कर चुका है हिंदुस्तान के अंदर पेटीएम। लेकिन अभी जो है पेटीएम के ऊपर एक बहुत बड़ा संकट आ चुका है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा कॉरपोरेट फ्रॉड की तरफ ये चीज़ जो है इशारा करता है। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग इस पेटीएम क्राइसिस के जो अलग अलग जो इसके पक्ष हैं उसके ऊपर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो पेटीएम जो ऐप है, इसकी स्थापना 2010 में किया गया था विजय शेखर शर्मा के द्वारा। विजय शेखर शर्मा ने इस ऐप को बनाया था। इस उद्देश्य से उनका उद्देश्य यही था कि डिजिटल पेमेंट करने के लिए, है ना, लोगों को डिजिटली पेमेंट करने में आसानी हो, इसी उद्देश्य के साथ में इन्होंने ये पेटीएम ऐप बनाया था। बाद में फिर इससे जो पेटीएम पेमेंट बैंक बन गया, PPBL जिसको कि बोलते हैं, पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड। और ये जो फ्रॉड है बेसिकली पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड से ही ज़्यादातर संबंधित है। और इसके अंदर आपको बता दूँ इसकी एक सहयोगी कंपनी है 19 कम्युनिकेशन। ये दोनों मिल करके इसमें इसको चलाती हैं। और इसमें जो शेयर्स की अगर बात करते हो तो 51% शेयर विजय शेखर शर्मा का है और जो 49% शेयर है वो 197 कम्युनिकेशन का है ना। तो जाहिर सी बात है कि इसमें विजय शेखर शर्मा का जो शेयर है वो ज़्यादा है और इनकी जो है पूरा जो कमांड है इन्हीं की है। अब इसमें क्या हुआ है कि RBI ने जब इसका ऑडिट करवाया तो इसमें कई तरह के खामी निकल करके सामने आई। और सबसे जो बड़ी बात है कि सैकड़ों संदिग्ध लेन देन इसमें किए गए, है ना। उसका कोई गारंटी नहीं है कि कितने संख्या में संदिग्ध लेन देन किए गए। तो जब संदिग्ध लेन देन की बात आती है तो जाहिर सी बात है ये कि ये एक मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनता है, नंबर 1। नंबर 2 कि इसमें ऐसे बहुत से ऐसे कंज्यूमर्स हैं, बहुत से ऐसे कस्टमर्स हैं जिनका कि कोई KYC ही नहीं करवाया गया है पेटीएम की तरफ से। और तीसरी चीज़ कि एक ही तरह के एक ही पैन कार्ड के नंबर से सैकड़ों हज़ारों की संख्या में लोग जुड़े हुए हैं। ये कैसे हो सकता है कि सैकड़ों हज़ारों लोगों का पैन कार्ड का नंबर एक ही है? ये सब चीज़ें असंभव है। और ये सब चीज़ें अचानक से तो नहीं हुई, बहुत दिनों से सब चीज़ें चलती आ रही थी। लेकिन ये कैसे जो है, जो देश के अंदर जो रेगुलेटरीज बॉडी है, RBI है, SEBI है या और भी जो चीज़ें हैं, वो कैसे उनकी नज़र इस पर नहीं बनी और किस तरीके से ये इतने समय से ये जो गोरख धंधा है वो चला रहे थे विजय शेखर शर्मा। इस पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह आज के समय में, जब ED के लोग एक सेकंड के अंदर नेताओं के, विपक्ष के नेताओं के घर पहुंच जाते हैं, कैसे उन लोगों का ध्यान इसके तरफ नहीं गया, जबकि इसमें तो बहुत बड़े स्तर का मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला दिखता है ना। तो ये खैर देर से ही जगे, लेकिन RBI जगी और इसकी ऑडिट कराई और ऑडिट कराने के बाद में सारे चीज़ जो है इसमें निकल करके सामने आया। और इसको कई बार वार्निंग भी दिया गया RBI के द्वारा। सोचिए कि इतना वार्निंग देने के बावजूद भी ये पेटीएम जो है, ये विजय शेखर शर्मा जो है, उस चीज़ को नज़रअंदाज करते रहे। आखिर क्यों? ऐसी कौन सी शक्ति इनके साथ थी जिसने कि इनको प्रोत्साहित किया कि आप RBI के गाइडलाइंस को भी आप नकार रहे हैं, उसके वार्निंग्स को भी आप सीरियस खारिज कर दे रहे हैं। और अभी जो हुआ है, इसके पहले 11 मार्च 2022 को भी इसने RBI ने इसको निर्देश दिया था कि आप अपने जो बैंक है, जो पेटीएम पेमेंट बैंक है, उसमें आप किसी भी नए कस्टमर को ऐड नहीं करेंगे। लेकिन पेटीएम ने इस चीज़ को भी खारिज कर दिया, माना ही नहीं इनकी बात को। समझ रहे हैं ये कितना बड़ा मतलब दिखाता है कि कितना शक्तिशाली ये पर्सन है और इतनी शक्ति इसके पास आई कहाँ से।
ये भी एक सोचने वाली बात है कि आरबीआई के दिशा निर्देशों को लगातार ये खारिज करता रहा, लेकिन जब पानी सर से ऊपर चला गया तब जाके आरबीआई ने इतने कठोर इसके ऊपर प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए। और फिर ये कहा गया कि जो 29 फरवरी है उसके बाद इसकी अधिकांश सेवाएं बंद हो जाएंगी, बाधित हो जाएंगी, है ना। उसमें ये कहा गया कि कस्टमर्स के अकाउंट में प्रीपेड वॉलेट या फास्टैग में डिपॉजिट या टॉपअप स्वीकार नहीं किए जाएंगे। और क्या क्या सेवाएं बाधित होंगी जो 29 दिसंबर के बाद पता चलेगा, 1 मार्च से, ठीक है। लेकिन ये सब जो मामला हुआ है, इस चीज़ को लेकर के अब देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, इनका इसमें क्या कनेक्शन है, इनको इस मामले में क्यों कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, इसके पीछे भी दिलचस्प कहानी है। और इसमें आपको मैं बताऊंगा, पहले 2-3 ट्वीट्स हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से और सुप्रिया श्रीनेत की तरफ से, जिन्होंने की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन सब चीज़ों को उजागर किया है, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपको ये एक जो तस्वीर है आप इसको देखिए। ये आपको याद है 2016 के अंदर जो नोटबंदी किया था नरेंद्र मोदी जी ने, है ना। 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी किया था और उसके बाद 10 नवंबर 2016 को हिंदुस्तान टाइम्स के जो फ्रंट पेज होता है उस पर एक पूरा पेज जो है ऐड आता है, जिसमें कि जो पेटीएम के जो फाउंडर हैं, जो विजय शेखर शर्मा है, ये नरेंद्र मोदी को कॉन्ग्रेचुलेसन्स बोलते हैं कि एक मतलब जो डिमोनेटाइजेशन किया गया था, जो नोटबंदी किया गया था, उसको एक बहुत ही बोल्डेस्ट डिसीजन बताते हैं नरेंद्र मोदी के इंडिया के हिस्ट्री में, फाइनेंशियल हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, है ना। और स्वागत करते हैं। और मोदी जी खुद जो है बोलते हैं कि अब एटीएम नहीं पेटीएम करो, है ना। पेटीएम को नरेंद्र मोदी ने प्रमोट किया, इनका फ़ोटो लगाया गया था बाकायदे। और जो जानकारी मिली है उसके अनुसार ये कहा जाता है कि आप प्रधानमंत्री के फ़ोटो का इस्तेमाल अपने विज्ञापन के लिए अगर करते हैं तो उससे पहले आपको पीएमओ से परमिशन लेना पड़ता है। तो जाहिर सी बात है कि पीएमओ से परमिशन मिला था विजय शेखर शर्मा को, तभी उन्होंने नरेंद्र मोदी के फ़ोटो का इस्तेमाल किया अपने इस प्रचार के लिए। और इन्हीं सब चीज़ों का खुलासा किया है यहाँ पर सुप्रिया श्रीनेत ने, जो कि 2-3 ट्वीट इन्होंने किया है और वो मैं ज़रूर बताऊंगा। इसके बाद और 1-2 चीज़ें मैं आपको इस चीज़ से संबंधित बताऊंगा। सबसे पहले आपको इनका जो पहला ट्वीट है इसमें ये कहती हैं कि नोटबंदी के 2 दिन बाद, यानी कि 10/11/2016 को, 8 नवंबर को नोटबंदी हुआ था और 10 नवंबर 2016 को अखबारों में पीएम मोदी की तस्वीर के साथ पेटीएम फुल पेज विज्ञापन देता है। पीएम पर बनी फिल्म की टिकट पर 200 का कैशबैक, जिसका प्रचार मोदी रैली में करते हैं। मोदी जी ने रैली में कहा था कि मेरे ऊपर जो फिल्म बनी है उस पर पेटीएम 200 रुपये का कैशबैक दे रहा है। मतलब खुद देश का प्रधानमंत्री जो एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है, वो एक कारोबारी के कारोबार का प्रचार कर रहा है, उसको प्रमोट कर रहा है, उसका प्रमोशन कर रहा है। समझ रहे हैं बात। पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा पीएम के साथ सेल्फी लेते हैं। कई तरह की ऐसी फ़ोटो आपको इंटरनेट पर देखने को मिल जाएगी। कनेक्शन ये पहला। दूसरा चीज़ देखिए कि इसमें इस ट्वीट के अंदर ये भी इन्होंने बताया है, बाकी चीज़ों को जिक्र करते हुए, कि नोटबंदी को एक बहुत ही मजबूत निर्णय बताते हुए पीएम मोदी की तारीफ़ बहुत की गई थी विजय शेखर शर्मा के द्वारा। और पेटीएम के ऊपर जो 200 रुपये कैशबैक है उस चीज़ की भी जिक्र यहाँ पर सुप्रिया श्रीनेत ने किया है। साथ ही साथ इन्होंने ये भी अपने एक ट्वीट में बताया कि कानून की धज्जियाँ उड़ाई गई। 35 करोड़ पेटीएम वॉलेट के निरीक्षण में 31 करोड़ निष्क्रिय हैं। सोचिए 35 करोड़ में से 31 करोड़ निष्क्रिय हैं। एक ही पैन कार्ड से हज़ारों खातों का जुड़ाव किया गया है, जो कि अभी हमने कहा। लाखों खाते ऐसे हैं जिनका कि केवाईसी नहीं किया गया है। लगातार झूठी अनुपालन रिपोर्ट दी गई है। पहले पेटीएम पर अपना डेटा बीजेपी के साथ साझा करने के गंभीर आरोप भी हैं। यानी कि पेटीएम अपने जो डेटा है उसको बीजेपी के साथ शेयर करता है, इस तरीके के भी आरोप लगे हैं। आप समझ सकते हैं अब कि क्या कनेक्शन है मोदी जी का और पेटीएम का, है ना। मोदी जी ने खुद पेटीएम को प्रमोट किया है, खुद इसको प्रोत्साहित किया है। और जो विजय शेखर शर्मा है उनका मोदी जी के साथ बहुत ही घनिष्ठ संबंध है।
इसीलिए तो आरबीआई के गाइडलाइंस को लगातार ठोकर मारता रहा विजय शेखर शर्मा। जब आपके पीठ पर इतने शक्तिशाली व्यक्ति का हाथ है तो फिर आपके लिए क्या आरबीआई और क्या दुनिया और क्या जहान, आप किसी को समझेंगे ही नहीं। और यही रीज़न था कि वो लगातार आरबीआई के दिशा निर्देशों को ठुकरा रहा था। अब इसमें हालांकि पेटीएम की तरफ से यह चीज़ कहा गया है कि हम इस चीज़ पर काम कर रहे हैं और बहुत ही जल्द इन सब चीज़ों को सुलझा लिया जाएगा, आरबीआई के जो गाइडलाइंस है उसका पालन कर लिया जाएगा। लेकिन कितना करेंगे, कब तक करेंगे, इस चीज़ की कोई समय सीमा नहीं है ना। करेंगे भी कि नहीं करेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। लेकिन अब जो सामान्य एक उपभोक्ता है हमारी तरह, आपकी तरह, जो कि हर दिन अपने जीवन में पेटीएम का इस्तेमाल करता है, उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा। सबसे पहले उसमें यह है कि आपको ये चीज़ बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है कि आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा। पैसा बर्बाद कतई नहीं होगा, क्योंकि आरबीआई ने ये कहा है कि आपको, जो आपके उपभोक्ता हैं, उनके पैसे को निकालने की सुविधा देनी होगी, ठीक है। और आपके पेटीएम वॉलेट के अंदर जितने भी पैसे हैं, जितने भी उसमें बैलेंस बचे हुए हैं, आप उसको 29 फरवरी तक इस्तेमाल कर लें जितना करना है। लेकिन उसके अंदर, अब वॉलेट के अंदर आप पैसा जमा नहीं कर पाएंगे, पैसा डाल नहीं पाएंगे, है ना। तो उसमें जितना पैसा बचा हुआ है उसको आप इस्तेमाल कर लीजिए, जितना जल्दी उसका कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि 29 फरवरी के बाद उसमें अगर आपका पैसा रह जाता है तो आई एम नॉट श्योर कि वो क्या होगा, आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हालांकि आरबीआई के द्वारा ये कहा गया है कि उसको आपको मिल जाएगा, आपको दिलवाया जाएगा, लेकिन उसके लिए कोई श्योरिटी नहीं है ना। जिस तरीके के फ्रॉड्स किए गए हैं तो उसको श्योरिटी नहीं है कि आपको मिल ही जाएगा। तो इसीलिए बेहतर यही है, सेफ साइड आपके लिए यही है कि आपके वॉलेट के अंदर जितना पैसा है 29 फरवरी से पहले आप उसको इस्तेमाल कर डालिए। और इसी बीच जो है एक खबर और इसमें आई है कि जो मुकेश अंबानी जी हैं वो इसको पेटीएम वॉलेट को एक्वायर करने वाले हैं, है ना। जियो फाइनेंशियल जो है वो इसके शेयर्स को लेने वाला है, क्योंकि इसके शेयर्स में 2 दिन के अंदर ही 30-40% की गिरावट आ गई थी। लेकिन दूसरी तरफ जो पेटीएम ने उसने इस चीज़ को खारिज किया है कि नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है और हम जो है वो बेचने वाले नहीं हैं। तो ये जो है पूरा मामला है पेटीएम से संबंधित। और इस तरीके के जो फ्रॉड्स हैं, अडानी का फ्रॉड आपको याद होगा, और इसके बाद ये पेटीएम का फ्रॉड है। कुछ जो आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ हैं उनका ये कहना है कि तकरीबन कई 100 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है विजय शेखर शर्मा को, है ना। लेकिन क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो आने वाला समय बतलाएगा। बतौर कस्टमर, है ना, आप सावधान रहें और इसमें अपने जो पैसे हैं उसको आप जितना जल्दी हो सके उसका इस्तेमाल कर ले। लास्ट में मैं यही कहूँगा, ताकि आपके को नुकसान होने का चांस नहीं रहे, है ना। विजय शेखर शर्मा बड़ा आदमी है, उसका कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं कर पाएगी, उसकी सरकार भी नहीं कुछ कर पाएगी और उसका कुछ नहीं होगा। लेकिन जो सामान्य लोग हैं हमारे आपकी तरह, उनके लिए तो 1-1 रुपया बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए आपके पास उसमें जो भी वॉलेट के अंदर जो बैलेंस है उसको आप इस्तेमाल कर लीजिए किसी भी चीज़ में, ताकि आपको नुकसान नहीं हो। तो फिलहाल जो इस वीडियो के लिए इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद।